Hey guys, welcome back to the channel Science Studio, and this is Ritika Chawda. So this is lecture number 3 on ray optics. In the last lecture we have discussed one case about the convex SRS when the object is placed in the rarer medium and the image formed is real, and that is the most important case I guess we discuss in the SRS, because if generally a question if asked from these topics, most preferred is that one, but in exams anybody cannot predict anything nowadays. So now we will move on to the next case of the convex SRS, that is when the object, today's topic is when the object lies in the denser medium. Okay, when the object lies in the denser medium. In earlier case the object was lying in the rarer medium of the convex SRS plane, and the image this time formed will be virtual. Okay, in that case the image was real, and in this case the image formed is virtual through convex SRS. And now we are going to see how the image formation is taking place here. Okay, so I guess let us start with this topic. So guys, as you can see here, मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है दैट इज प्लेस इन द डेंसर मीडियम. ठीक है, जो ओ ऑब्जेक्ट है दैट इज प्लेस इन द डेंसर मीडियम, और मुझे इमेज बनाने के लिए दो रेस को आपस में कन्वर्ज या फिर मीट कराना होगा, तभी इमेज बन पाएगी. तो इमेज बनाने के लिए सपोज ये इंसिडेंट रे निकली ऑब्जेक्ट से, और ये डेविएट कैसे होने वाली है हमें मालूम है. पहले हमें एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा. नॉर्मल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल बनाने के लिए हमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेसिकली, उसको जो ए पॉइंट है जहाँ पे हमारा इंसिडेंट रे मीट कर रही है इस कन्वेक्स प्लेन को या फिर इस कन्वेक्स आर्क को, वहाँ ए पॉइंट पे हमें एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा. और वो नॉर्मल कैसे बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर को और ए पॉइंट को जोड़ के नॉर्मल बनेगा. ठीक है, और अब हमें ये भी पता है कि नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे है, सिंस वो डेंसर से रेयर जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट हो जाएगी. ठीक है, तो वो डेविएट हो गई है अवे फ्रॉम द नॉर्मल. एज यू कैन सी, अगर सीधी जाती तो शायद कुछ ऐसी चली जाती, बट वो कुछ डेविएट हो गई है अभी. ठीक है, और डेविएट होने के बाद ये हमें रे कुछ ऐसी मिली है, और उसके बाद जो एंगल है बेसिकली यहाँ पे दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. एक तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है. इंसिडेंस किसके बीच का एंगल है? नॉर्मल के बीच का और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है. और ऐसे ही नॉर्मल के बीच का और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो ये होने के बाद हमें इमेज बनाने के लिए एक और रे की ज़रूरत पड़ने वाली है. तो एक और रे कहाँ से लाएंगे हम? दैट इज COP वाली जो रे है बेसिकली. अगर कोई भी रे, हम ये बात जानते हैं कि कोई भी रे अगर नॉर्मल टू द सरफेस होती है तो विदाउट डेविएशन निकल जाती है थ्रू द सरफेस. ठीक है, तो वो सीधी निकल जाएगी, और ये दो रेज जहाँ पे भी मीट करेंगी वहाँ इमेज बनेगी. बट सिंस हमारी जो रे थी, जो हमारी फर्स्ट रे थी, वो डेविएट हो गई थी. एज यू कैन सी ये डेविएट हो गई थी और दूसरी रे सीधी निकल जा चुकी है. तो इन दोनों को मीट कराने का एक ही पॉसिबल तरीका है, दैट इज बाय वर्चुअल मीटिंग. तो मैंने इसको वर्चुअली मीट करा दिया है आई पॉइंट पे जहाँ पे हमारी इमेज बन रही है. तो बेसिकली मैंने इसको पीछे को एलोंगेट किया है. कौन सी रे कह सकते हो आप इसको? से दिस इज S एंड दिस इज I. ठीक है, ये पॉइंट तो हमें मालूम ही है, जहाँ पे इमेज बन रही है वो I है. तो जो SI वाली रे है उसको मैंने पीछे को एलोंगेट कराया, एलोंगेट करा के इसको जब मीट कराया प्रिंसिपल एक्सिस से या फिर दूसरी रे से, तो मेरे पास I पर इमेज बनी है. ठीक है, और अब इमेज बन गई है, सिंस तो हमें कुछ काम करना होगा इमेज से रिलेटेड, वो हम कर लेते हैं. देखो, फर्स्ट इज वी हैव क्या क्या सपोज करके रखा है हमने यहाँ पे पहले केस के जैसे. जो डेंसर मीडियम है बेसिकली उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज μ2, दैट इज डिनोटेड बाय μ2. ठीक है, और उसके बाद जो रेयर मीडियम है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज μ1, ये भी हमें पता है. और एक और बात है, जो भी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल्स बन रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहे हैं वो क्या क्या है? एक तो है अल्फा जो बन रहा है ऑब्जेक्ट मतलब कि इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में, और दूसरा एंगल है बीटा जो कि बन रहा है जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में, और तीसरा एंगल है गामा जो बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो हमारी बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर है
कह सकते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज गामा। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, पहला स्टेप्स हर केस में फिक्स ही रहेंगे। स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप होता था हमें एंगल आई और एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम द ट्राइंगल्स वी हैव फॉर्म्ड। और एक और हमने यहाँ पे अपनी तरफ से जम्पशन लिए, मैंने ए से लेकर पॉइंट एन तक एक नॉर्मल ड्रॉ किया है ताकि हम ट्राइंगल्स को यूज़ करके एंगल्स की वैल्यू निकाल सकें। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कह सकते हैं हम, यहाँ पे जो P से लेकर O तक का डिस्टेंस है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं दैट जो P से लेकर C तक का डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड थर्ड इज P से लेकर जो I तक का डिस्टेंस है दैट इज इमेज डिस्टेंस। ओके, सो उसके बाद एंगल I और R निकालने के लिए वी विल फर्स्ट लुक एट ट्राइंगल OAC। ट्राइंगल OAC देखते हैं यार एक बार, ट्राइंगल OAC में क्या है, दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज C। ठीक है, तो ट्राइंगल OAC में अगर हम ASP लगा दें, ASP लगाएंगे तो क्या बनेगा, एंगल I प्लस एंगल गामा, और ये वाला एंगल कितना बना, थर्ड एंगल इज दिस एंगल इज बेसिकली 180 माइनस अल्फा, बिकॉज अगर लेफ्ट साइड पर अल्फा बन रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन है बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस वाली, तो दूसरा वाला एंगल बना वो बना 180 माइनस अल्फा। तो हम ASP ऐसे लगा सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ASP लगा के क्या बनेगा, I प्लस में गामा प्लस में 180 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 180, तो 180 से 180 कैंसिल, तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा माइनस में सॉरी अल्फा माइनस में गामा। दिस इज आवर इक्वेशन 1। ठीक है, और साइड बाय साइड अगर मैं ट्राइंगल AIC में ASP दोबारा से लगा दूँ तो क्या होगा, दिस इज I, दिस इज A एंड दिस इज C। ठीक है, AIC में अगर मुझे ASP लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगी, दिस इज एंगल गामा, और ये वाला एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला एंगल कौन सा बनेगा, अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो जो ये वाला एंगल है दैट इज N डैश C के बीच में और SI के बीच में बन रहा जो एंगल है दैट इज R, रिफ्रैक्शन वाला एंगल है ये। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और इसके अपोजिट अगर मैं इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल देखूं तो दैट विल बी दिस एंगल। ठीक है, ये बात, क्योंकि ये भी सेम लाइंस के बीच में बन रहा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू R ओनली। ठीक है, तो ये R के बराबर ही होगा। तो अगर मैं IAC के अंदर, ट्राइंगल IAC के अंदर अगर मैं ASP लगाती हूँ तो क्या बनेगा, एंगल R प्लस में एंगल 180 माइनस में बीटा। अब 180 माइनस बीटा कहाँ से आया, ये वाला जो एंगल है बेसिकली दिस इज 180 माइनस बीटा। ठीक है, IAC की बात करें 180 माइनस बीटा प्लस में गामा इज इक्वल्स टू 180। ओके, तो 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से R की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी बीटा माइनस में गामा। दिस इज द सेकंड रिलेशन वी हैव। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज निकालनी है जैसे हमने पहले किया था। और वो कैसे निकाली थी हमने, वो ऐसे निकाली थी कि हम पहले टैन अल्फा, टैन बीटा और टैन गामा की वैल्यू देख लेते हैं और उससे हम फिर निकाल पाएंगे कि अल्फा बीटा गामा की क्या वैल्यूज हैं, सिंस हमें पता है कि बहुत स्मॉल एंगल्स पे, एट वेरी वेरी स्मॉल एंगल्स, टैन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा और साइन थीटा जो होता है वो भी इक्विवेलेंट टू थीटा होता है। जैसे कि हम टैन 0 की बात करें तो वो 0 के बराबर होता है एट वेरी स्मॉल एंगल, जैसे कि 0 डिग्री है तो फिर 0 ही वैल्यू आ गई क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है। ऐसी साइन के लिए भी सेम होता है, साइन 0 इज इक्विवेलेंट टू 0। सो अब हम क्या करने वाले हैं, टैन अल्फा, ये सेकेंड स्टेप है, स्टेप्स में याद रखना, दिस इज सेकेंड स्टेप। टैन अल्फा is equivalent to alpha if alpha is very very small angle which is being made with the principal axis। अल्फा एंगल क्या है बेसिकली, जो इंसिडेंट रे और जो प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में एंगल बन रहा है दैट इज एंगल अल्फा। ठीक है, तो टैन अल्फा की वैल्यू लिखें अगर हम यहाँ से, टैन अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी, ओके
सो tan अल्फा इज इक्वल टू ए एन ट्राइंगल, हम राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे हैं ए एन ओ, ओके, जो ए एन हमने नॉर्मल ड्रॉ की थी, ए एन ओ में tan अल्फा इज ए एन अपॉन में एन ओ, और इक्विवेलेंट टू ए एन अपॉन में पी ओ लिख सकती हूँ इफ पी एन इज़ वेरी वेरी स्मॉल। अगर मैं पी एन को जोड़ भी देती हूँ साथ में, जो पी एन डिस्टेंस है बेसिकली, पी एन क्या है बेसिकली, पी एन इज दिस, ठीक है। अभी एन ओ बन रहा था बट मैंने इसके साथ पी एन और जोड़ दिया और उसको पी ओ बना दिया, तो हार्डली मैटर्स। अगर पी एन बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो हम जोड़ सकते हैं इसको। बेसिकली ये मैनिपुलेशंस हम खुद से ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चाहिए। अगर मैं सपोज करो एन ओ को यूज़ कर लेती, अगर मैं tan अल्फा को ए एन अपॉन एन ओ ही रख देती, तो एन ओ तो इज़ नॉट अ डिस्टेंस ना, कोई पर्टिकुलर यू वी आर मिल जाए तो हमारे लिए कितनी अच्छी बात है, ताकि हम फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर सकें। इसके लिए हम एन पी को जो है या फिर पी एन को बहुत स्मॉल मान के चलते हैं, ताकि हम पी ओ को एज इट इज़ कुछ ना कुछ फॉर्म में लिख सकें। और यहाँ पे ए एन अपॉन पी ओ इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू ए एन अपॉन में दिस इज इक्वल टू माइनस यू। हाउ इट इज इक्वल टू माइनस यू? बिकॉज ये जो है इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहा है। देखो, इंसिडेंट रे इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, बट वी आर सेइंग दैट पी ओ जो डिस्टेंस है, जो पी ओ डिस्टेंस है, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पी से ओ तक जा रहा है, लेकिन इंसिडेंट रे इज गोइंग अलोंग ओ से पी की साइड, ठीक है। ओ से पी की साइड इंसिडेंट रे जा रही है, बट हमारा जो डिस्टेंस है दैट इज पी ओ, तो अपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, इसीलिए जो है यहाँ पे यू माइनस का है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, अल्फा, ये बेसिकली हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है। tan अल्फा को हमने अल्फा लिख लिया है। और उसके बाद अगर हम tan बीटा की बात करें, tan बीटा की बात करते हैं। देखो, अगर ट्राइंगल ए एन आई की बात करें, ट्राइंगल ए एन आई की बात कर रही हूँ मैं, राइट एंगल ट्राइंगल ए एन आई में, उसमें क्या हो रहा है, tan बीटा की वैल्यू इज ए एन अपॉन में दिस इज नथिंग बट एन आई, ओके, इज नथिंग बट एन आई, जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है। और इक्विवेलेंट टू लिख सकते हो ए एन अपॉन में पी आई इफ पी एन इज़ वेरी वेरी स्मॉल। सेम चीज़ लिखनी है, एक बार लिख दो, बेशक दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बीटा की इक्विवेलेंट वैल्यू आ गई ए एन अपॉन में पी आई। पी आई को मैं क्या लिख सकती हूँ, पी आई इज़ नथिंग बट वी, एंड दैट टू माइनस का वी। क्यों? क्योंकि वही बात है, पी से हम आई तक जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट तक जा रहे हैं, बट इंसिडेंट रे हमारे अपोजिट को जा रही है, दैट इज़ फ्रॉम ओ से अवे, लेफ्ट की तरफ जा रही है ना इंसिडेंट रे, that is this. So this is second relation we have about beta। और गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं, that will be equivalent to tan gamma, that is equals to a n upon में, अगर मैं गामा देखूँ, गामा, so I have made a mistake here, this is gamma, okay, this is gamma, r नहीं लिखना गामा को, कई लोग r और गामा सेम बनाते हैं, जैसे कि मुझसे अभी गलती हो गई, बट गामा को इज लाइक दिस, ओके। तो गामा और आर में कंफ्यूज नहीं होना। अब चाहो तो कोई और एंगल भी यूज़ कर सकते हो, अल्फा बीटा थीटा समथिंग लाइक दैट, बट अल्फा बीटा के साथ गामा ही बनता है जनरली, इसलिए मैंने गामा यूज़ किया, ठीक है। तो गामा की यहाँ tan गामा की वैल्यू ए एन सी, देखो ए एन सी वाले ट्राइंगल में से, राइट हैंड ट्राइंगल में से tan गामा की वैल्यू क्या होगी, ए एन अपॉन में एन सी, ठीक है। एन सी को मैं पी सी के बराबर लिख सकती हूँ, क्यों? क्योंकि पी एन बहुत स्मॉल है फिर से, और एन अपॉन में पी सी को मैं क्या लिखूंगी, माइनस आर, ओके। तो मेरे पास ये तीन वैल्यूज़ आ गई हैं, और ऊपर में मैंने आई और आर की वैल्यू निकाली थी। तो अभी मुझे क्या करना है, बेसिकली जो थर्ड स्टेप है बेसिकली मेरा, आई होप आपको स्टेप्स याद हैं। स्टेप्स क्या हैं मैं दोबारा से बता देती हूँ। पहले स्टेप में तो हमने आई और आर की वैल्यू निकाली, ठीक है, उसको साइड में रख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा की वैल्यू निकाली। और अब हम स्टेप नंबर 3 में क्या करने वाले हैं, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट ए, ओके। अगर मैं स्नेल्स लॉ लगा दूं, सिंपल सी बात है, देख लेते हैं एक बार स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं। अगर मैं ए पॉइंट पे, अब देखते हैं ए पॉइंट पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगा दूं, दैट इज साइन आई, ओके, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो जो होगा वो किसके बराबर होगा, बेसिकली रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस टू दिस, ठीक है। तो साइन आई अपॉन में साइन आर, जहाँ को रे जा रही है μ1 में, जहाँ से रे आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज μ2। तो μ1 बाई μ2 इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर, और इसको मैं म्यू लिख सकती हूँ μ21, ऐसे
टू वन लिख सकती हूँ, दैट इज बेसिकली इक्वल टू μ1 अपॉन में μ2, ये डिनोटेशन. So finally we can say that applying Snell's law at A, we get sin I by sin R. I hope सबको clear हो गई ये बात. That is equals to μ1 by μ2. As we all can see, मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ that what we have done. अगर हम Snell's law की बात करें at point A, तो कैसे लगेगा? ए पॉइंट कहाँ पे, ये रहा एक पॉइंट, तो कुछ किया ही नहीं है. साइन आई मतलब रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू जहां को रे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज μ1, जहां से आ रही है दैट इज μ2 का, और हम इसको μ(2)(1) भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो नीचे चलते हैं. तो स्नेल्स लॉ लगा दिए. अब स्नेल्स लॉ लगाने के बाद बेसिकली अगर मैं साइन आई बाय साइन आर को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई बार आर डाल दूं, बिकॉज जो आई और आर हैं वो भी वेरी वेरी स्मॉल एंगल्स हैं, तो साइन ऑफ थीटा एट वेरी स्मॉल एंगल्स इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू थीटा ओनली, दैट इज इक्वल्स टू आई बाय आर हो गया, μ1 बाय μ2. इट मीन्स आई इंटू में μ2 इज इक्वल्स टू आर इंटू μ1. ठीक है, तो जो भी हमने आई और आर की वैल्यू पुट की थी यहाँ पे पुट कर देते हैं, जो निकाली थी एक्चुअली. तो आई की वैल्यू हम निकाल के आए हैं अल्फा माइनस में गामा इंटू μ2. आई होप सबने नोट कर लिए. इंटू में आर, μ1 क्या है, सॉरी μ1 को हमने एज इट इज रखना है, और आर की वैल्यू क्या है, दैट इज बीटा माइनस में गामा. हम इसको ओपन कर लेते हैं. अल्फा μ2 माइनस में गामा μ2 इज इक्वल्स टू μ1 बीटा माइनस में μ1 गामा. ओके, अब ओपन करने के बाद जो भी हमने अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज निकाली हैं वो हम इसमें पुट करने वाले हैं. ठीक है, तो उससे पहले आप एक और काम कर सकते हो कि जो गामा वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड ले जाओ. ठीक है, गामा वाली टर्म्स को अगर हम एक साइड ले जाएं तो हम ये कह सकते हैं बेसिकली. उससे भी पहले एक और काम करना होगा. अरे सो गाइस, अभी हमने क्या किया, स्नेल्स लॉ लगाया एट पॉइंट ए, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर μ21 इक्विवेलेंट टू μ1 बाय μ2, एज हम जो देख चुके हैं ऊपर, बट स्टिल मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देती हूँ. एट पॉइंट ए मैंने मार्क भी किया हुआ है, पॉइंट ए. एट पॉइंट ए अगर मैं बात करूँ तो साइन आई बाय साइन आर का जो रेशियो है, एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, वो जहाँ वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के रेशियो के बराबर होता है. जहां को रे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज μ1, सिंस वो रेयर मीडियम में जा रही है, और कहाँ से आ रही है, μ2 से आ रही है, तो अपॉन में μ2, जिसको हम μ(2)(1) भी लिख सकते हैं. सो दिस इज द स्नेल्स लॉ एट ए. सो वो अप्लाई किया हमने. अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, दैट आई बाय आर, साइन आई को मैंने आई बाय आर से रिप्लेस कर दिया. क्यों कर दिया, बिकॉज आई एंड आर आर वेरी स्मॉल एंगल्स. अगेन जो हमने उसके साथ कंसेप्ट लगाया था टैन के साथ. ठीक है, आई और आर भी बहुत स्मॉल एंगल्स है, तो साइन आई बाय साइन आर को हम आई बाय आर भी लिख सकते हैं, इज इक्विवेलेंट टू μ1 बाय μ2. ठीक है, तो वो किसके बराबर है, μ1 के बराबर है अपॉन में μ2 के बराबर है. उसके बाद हमने क्या किया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या है, μ2 इंटू में आई इज इक्वल्स टू आर इंटू में μ1. ठीक है, तो आई की वैल्यू जो हमने, आई और आर की वैल्यू जो हम ऊपर निकाल के आए हैं, आई गेस आई की वैल्यू हम निकाल के अल्फा माइनस में गामा, और आर की वैल्यू हम निकाल के आए बीटा माइनस में गामा, वो हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं. ठीक है, रिप्लेस करने के बाद हमें ये स्टेप मिल गए. ठीक है, अब हमने इसको μ2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी μ2 के साथ, इसको μ1 के साथ, और इसको भी μ1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिए. So we get alpha μ2 minus में gamma μ2 is equals to μ1 into beta minus μ1 into gamma. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, गामा गामा वाले जो टर्म्स हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, और जो बीटा और अल्फा वाले टर्म्स हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं. तो व्हाट वी गेट, μ2 into गामा. ठीक है, मैं इसको राइट साइड ले गई हूँ बेसिकली, और राइट साइड में एज अ लेफ्ट साइड दिखा रही हूँ. सो हमने किया कुछ नहीं है, थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं इसको. गामा इंटू में μ2 माइनस में μ1 इंटू में बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ μ1 गामा. अब तो कुछ नहीं किया मैंने, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली गामा की टर्म है उसको मैं राइट हैंड साइड ले गई हूँ, तो प्लस की बन जाएगी गामा प्लस ऑफ गामा इंटू μ2. ठीक है, और जो बीटा वाली टर्म है मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आई, और इस वाली टर्म को मैं इधर ले आई. ठीक है, तो ये करने के बाद अब मैं यहाँ से राइट हैंड साइड से गामा कॉमन निकालूं तो μ2 बाय माइनस में μ1 बच जाएगा, और यहाँ पे अल्फा μ2 माइनस μ1 इंटू बीटा. ओके, तो अब तो कुछ करना ही नहीं है.
अब हमें अल्फा बीटा और गामा की जो जो वैल्यूज निकाली थी उसको सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। तो μ2 के साथ अल्फा की वैल्यू आएगी, दैट इज an अपॉन में माइनस यू, आई गेस दैट वाज द वैल्यू, इंटू में μ1 इंटू बीटा की वैल्यू निकाली थी an अपॉन में माइनस वी, ठीक है, इज इक्वल्स टू गामा, गामा की वैल्यू क्या निकाली थी an अपॉन में माइनस आर और μ2 माइनस μ1 एज इट इज। एज यू कैन सी an is getting cancelled from every side, जो कि हम पहले केस में भी देख के आए थे, और वी कैन से दैट μ2 माइनस ऑफ μ2 अपॉन μ1 प्लस में μ1 अपॉन में v इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, दैट टू विद अ माइनस साइन। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, दैट टू विद अ माइनस साइन कैन बी रिटन एज μ1 माइनस में μ2 अपॉन में r, ठीक है। सो फाइनली the result what we are getting is minus of μ2 upon u1 plus में μ1 upon v is equals to μ1 minus μ2 upon r. So this is the result we are getting. यही हमें प्रूव करना था और we have reached to our result. So this is all for this lecture, and in the next lecture we can discuss the concave SRS and its cases. So I hope आप लोगों को समझ में आया. If समझ में आया, so please do write in the comment section and keep watching the videos.